Hi everyone, we are going to start with national income and related aggregates का theory portion. This portion is going to be helpful for you in your class 12 board exams. यहाँ पर हम लोग जितने questions cover कर सकते हैं वो सारा का सारा करेंगे. क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ये सब हम लोग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं 6 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, ये करने की कोशिश करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्योरी. हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन. जहां पर आपके जनरेशन इज द कीवर्ड. जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. हम एक प्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमारी इनकम जनरेट हो. उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे पास एक इनकम है, लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और हमारे पास कैपिटल है. लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. इन सबसे हमारी इनकम जनरेट होगी और ये लोगों में बटेगी. किस फॉर्म में? लैंड का फॉर्म क्या हो गया? रेंट मिलेगा. लेबर को क्या मिलेगी? एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? और कैपिटल. तो यहां पर साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम की बात करें, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ इनकम. और ये जो पूरा का पूरा पैसा घूमेगा दैट इज नोन एज सर्कुलेशन. यहां पर जब ये पूरा का पूरा पैसा घूमता है, पैसा बना, पैसा घूमा, पैसा बना, पैसा घूमा, ये सब क्या है? ये है मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्या है ये? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूरा बनाया जाता है. इनकम सबसे पहले फर्म से जाती है. कहां से जाती है? इसीलिए तो बार बार बोलते हैं मेक इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो. क्यों करते हैं मेक इन इंडिया? क्योंकि सबसे पहले इनकम आपकी कहां से जा रही है? फर्म से जा रही है. इनकम आपकी कहां से जा रही है? फर्म से जा रही है. हाउसहोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, एंड देन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये पूरा का पूरा जो पैसा घूमा, मैंने कहा ना, एक फैक्ट्री है. सोचो एक छोटा सा गाना सुना होगा आपने, सोचो कि झीलों का शहर हो. ये लो भाई, झीलों का शहर जिसमें पानी बरस रहा है, लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स हैं. पानी, ये पानी है, ठीक है. उसके बाद ऊपर सूरज है, चंदे हैं, तारे हैं, पेड़ हैं. अब भैया हमें यहाँ पे चाहिए क्या? लोगों की इनकम बढ़ानी है. देखो जी, ये सपनों में अच्छा लगता है शहर. असली में ये शहर बिल्कुल बेकार है. ये टूरिज्म के लिए ठीक है, बाकी सब बेकार है. यहाँ पे इनकम कैसे आएगी? हाउस होल्ड फर्म्स को बोलेंगे फैक्ट्री बनाओ. क्या बोलेंगे फर्म को? फैक्ट्री बनाओ. फैक्ट्री बनाकर आप मुझे क्या करोगे? मेरे को एक फैक्टर पेमेंट दोगे. लैंड है, मैं आपको दे रहा हूं, मेरे को आप रेंट दोगे. मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काम पे लगेंगे, लेबर होगी. देन हाउस होल्ड से फर्म पे वापस अपने पास पैसा जाएगा. ठीक है, तो जो लोग हैं वो सामान भी खरीदेंगे, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा. माल बढ़ेगा, माल चलेगा. तो देर आर 3 phases in the circular flow of income. One is generation phase, one is distribution phase, and the third is disposition phase. पैसा बनना, पैसा गया, पैसा बना, पैसा बटा, और पैसा खर्च हुआ. पैसा बनना, पैसा बटा, पैसा खर्च हुआ. ये 3 फेजेस मेरी सर्कुलर फ्लो के इनकम में आती है. एज एन इकोनॉमिस्ट सोच कि एक जगह को बढ़ाना हो तो कैसे डेवलप करना है, ये 3 फेजेस के थ्रू. क्या ये बात समझ में आ गई? हमारे पास जनरेशन फेज क्या बोलता है? फेज में ये कहता है कि फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? यहाँ पर आप अपने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देते हो. मैंने बताया ना, लैंड के बदले क्या दोगे? रेंट. लेबर के बदले 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो 4 पेमेंट्स भी तो करनी है. लेबर क्या हो गई? आपके वेजेस. कैपिटल क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट. और लास्ट में आपके एंटरप्रेन्योरशिप क्या देंगे? आपका प्रॉफिट. पहले जनरेशन फेस ये हो गया कि फर्म्स ने अपनी जो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, वो जो फैक्टर चीजें हैं, 4 फैक्टर्स हैं. कौन कौन से? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. इन सबको यूज करके एक सामान बनाया. उन सामान को बनाकर उन्होंने उस बदले में इनकम दी. इमेजिन एक फैक्ट्री है, एक्स खुली. वहां पर उसने क्या यूज करा? लैंड यूज करा, वहां की लेबर यूज करी, वहां का कैपिटल यूज करा, और वहां का एंटरप्रेन्योर यूज करे. बदले में क्या दिया? लैंड को रेंट दिया, लेबर को क्या दिया? कैपिटल को क्या मिला? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योरशिप के पास क्या बचा लास्ट में? प्रॉफिट. तो ये जो जनरेशन है, ये है.
और ये बाकी का क्या है, ये इसका सामान है। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्त? एंड इसके बाद मेरा आता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे है, क्योंकि सॉरी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन फेज पे है, और जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर। अब वही जो इनकम लोगों के पास आई है वो क्या करेंगे, दारू थोड़ी ना पियेंगे भाई, खर्च करेंगे। दारू भी पियेंगे तो सरकार का फायदा है। इमेजिन, नाले में तो फेंकेंगे नहीं पैसा, पैसे को यूज करेंगे, और वही जितना पैसा यूज होगा सरकार की एग्रीगेट डिमांड पड़ेगी। ये हमने एग्रीगेट डिमांड सुबह पड़ी है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास आता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक हो गया जो आपके पास वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप इमेजिन आप पॉटी करने बैठे हैं, ये आपका पॉट, ये ऊपर आपके पॉट पे ये आपका सिस्टम है, पुराने जमाने वाला सिस्टम। ठीक है, ये जो गांव गांव में अभी भी होता है, खींचने वाला खींच, ठीक है, ट्रेन में वाला। तो ये आपकी पॉटी का सिस्टम है। सर जी यहाँ पर चलता है पानी धड़ाधड़, ये पाइप है। सर जी यहाँ पर ना पानी पड़ा हुआ है, ये पानी पीछे से आ रहा है। ठीक है, दिस इज पानी, आप पॉटी करने बैठे, तो ये आपके पास पानी जो पड़ा हुआ है दैट इज नोन एज स्टॉक। और जब आपने पॉटी कर ली और वो पानी को जो आपने यूज किया, और वो जो पानी यहां से बहना शुरू होकर आपके पॉटी को लेकर जाता है, ये आपका फ्लो है। इससे बढ़िया नहीं समझा सकता। तो ये क्या है, स्टॉक। ये क्या है आपका फ्लो। स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपने आते देखा पानी है, आपने देखा स्टॉक है, फिर आपने उसको यूज करा ठै 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 खींच के, ये क्या हुआ आपका, ये आपका फ्लो। आप कितनी बार पॉटी करने गए उतनी बार वो पानी बहा, दैट इज नोन एज फ्लो। तो फ्लो रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, ये तो पड़ा हुआ है। फ्लो भाई बताता है कि आप कितनी बार गए कितनी बार नहीं गए, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम अब इसको पॉटी के एग्जाम्पल को हटाते हैं, तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो पॉपुलेशन अगर इंडिया की उस समय एक पर्टिकुलर डेट पे क्या है, ये मेरा स्टॉक है। और मेरे पास महीने के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए हैं या साल के अंदर कितने बच्चे हैं, वो फ्लो है। आपने डेल के लैपटॉप आपके पास कितने पड़े 31 मार्च को, दैट इज योर स्टॉक। पर आपने एक साल में कितना माल बेचा, दैट इज नोन एज फ्लो। फ्लो इज डायनामिक एंड स्टॉक इज स्टैटिक। क्या ये अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है दोस्त, अब आते हैं नेक्स्ट। मेरे पास आते हैं रियल, दो तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं, ये नोट्स भेज दूंगा हमारे पास। हाँ, इसके बाद हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं। रियल फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। मतलब क्या फ्लो होते हैं वो फिर बता रहा हूँ। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ सर्विसेज। सर सबसे पहले क्या हुआ, मैंने वो लैंड जो देख, इमेजिन कर तूने गांव में फैक्ट्री खोली, वहां पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, सरकार है, स्टेट है, स्टेट ने तेरे को लैंड दिया, स्टेट ने बोला रेंट दे दियो, लेबर को बोला, बोले ये सारे जितने लोग हैं ये आपके गांव के हैं, इनको काम पे लगाओ। मैंने उनको लेबर पे रखा, अभी वेजेस अभी पैसों की तो बात ही नहीं हो रही, ये क्या हो गया, लेबर काम करेगी। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा सर वो पैसों की भी कुछ जरूरत थी काम करने के लिए, यू नीड कैपिटल, ओके, एंड यू नीड रॉ मटेरियल्स, ओके, वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू। बदले में सर वो वी नीड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, ये हमने चार चीजें मांगी। अब बदले में क्या दोगे मुझे, मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा ना सर, मैं आपको सामान ला के दूंगा। सर आपने सोचा भी नहीं होगा, ये आपके घर पे होगा, देखो ये इतनी बढ़िया फैक्ट्री है, ऐसे ऐसे पानी जाता है इसमें से, बना रहा हूँ मैं, मेरी फैक्ट्री है। आप मुझे माल दो मैं आपको ये दूं। समझ में आ गई? तो ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। रियल फ्लो डज नॉट इन्वॉल्व नो मनी नो हनी। नेक्स्ट, मनी फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ पेमेंट्स। अब बदले में क्या होगा मैडम, वो लैंड दिया था, ले ले भाई रेंट दे दे, वो लेबर करी थी वो वेजेस दो, वो कैपिटल दिया था भाई वो ब्याज भी तो लगेगा,
और लास्ट में वो एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट. So money flow is the flow of factors payments from firms to households for their services and the flow of consumption expenditure from household to firm. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब सुनो मेरी बात. फर्म के पास अब फॉर एग्जांपल सरकार ने तेरे पापा को सैलरी दी. अब वो सैलरी क्या होगी? तुम्हारे पे यूज. तो ये क्या हो रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या हो रहा है? कौन अपने सैलरी को बचा के रखता है? कोई रखता है? नहीं. एवरीबडी यूजेस इट. वो सेविंग्स होती हैं. वो भी सेविंग्स होती हैं. बचाता कोई नहीं है. वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. सेविंग ऐसे ना कि कार कोठरी में रख लिए. पहले होता था जमाने में जब हम अपने पास वो चावल के डब्बे में पैसे रखते थे. अब नहीं रखता कोई चावल के डब्बों में. समझ में आ गई? मनी फ्लो, रियल फ्लो, पक्का फ्लो, दोनों का डिफरेंस पढ़ ले. इजी है ना? वेरी गुड. अब इसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओपन ओपन इकोनॉमी नहीं, इंडियन इकोनॉमी. सिर्फ एक नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को छोड़ते हैं, बाकी सब ओपन इकोनॉमी. नॉर्थ कोरिया भी ओपन होती जा रही, चाइना को बुला रही है. क्या हो करो मेरी ओपन इकोनॉमी. कोई वर्ल्ड में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो क्लोज्ड है. हाँ, तो फिर ओपन इकोनॉमी हो गई ना. फिर आती है मेरे पास क्लोज इकोनॉमी. इकोनॉमी विच हैज नो रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऐसी कोई इकोनॉमी है वर्ल्ड में? नहीं, अभी तो कोई इकोनॉमी नहीं है. साउथ कोरिया अब नहीं रही. सॉरी, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे. मैंने साउथ बोल दिया, सॉरी. नॉर्थ कोरिया, आई एम सॉरी. अब आ जा हाउस होल्ड फर्म्स. ये रहा मेरे दोनों फ्लो हो गए. अभी सर ये हमारे कोर्स में नहीं है. फर्म्स, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब फैक्टर सर्विसेज एंड गुड सर्विसेज आर नोन एज रियल फ्लो and consumption expenditure and factor payments are known as money flow. Yes. अब मैडम ये मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ये मैंने इसको समरी में पढ़ा है. भाई अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा. आप भी, आपको मैं बुक दे देता हूँ, आप भी फर्स्ट चैप्टर रीड करें. और उसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड चैप्टर. पर उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके पावर बूस्टर के अंदर. इंजेक्शंस एंड लीकेजेस. इंजेक्शंस होते हैं जो हम पैसा डालते हैं अपनी इकोनॉमी में, और लीकेज होते हैं जो हम पैसा विड्रॉ करते हैं अपनी इकोनॉमी से. तो इंजेक्शंस और लीकेज आपको पता होने चाहिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होती है डोमेस्टिक टेरिटरी. व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? आपने वो गाना सुना होगा, कश्मीर में तू कन्याकुमारी. नहीं सुना तो सुन लेना आज. तो कश्मीर में तू कन्याकुमारी. और हमारे पास लेफ्ट में चल तो हमारे रायन ऑफ कच्छ से लेकर सिलीगुड़ी. तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है जहां पर बीच में काम होता है, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं. जो भी चीज आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में गवर्नमेंट देखे, ठीक है, विच बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच अ पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट. ये ऐसा एरिया है जहां पे गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट के लोग सर्कुलेट करते हैं. दैट इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में लेकर चलता. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं सिर्फ इंडिया में ही होगा. इंडिया से बाहर भी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी. कैसे? सबसे पहले शिप्स और एयरक्राफ्ट. लाइक फॉर एग्जांपल रशिया से जापान एक एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा. फिशिंग वेसल्स, ऑयल वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये जो भी रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री हमारे साथ लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी एक्सक्लूसिव राइट्स आएंगी. एम्बेसीज उठा ले, कॉन्सुलेट्स उठा ले, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स उठा ले, जो अब्रॉड में है, ये क्या होंगी? ये भी हमारे इसके अंदर ही आएंगी. भाई उसको फोन कर दे, शिवम को प्लीज, कि आ जाए. जितनी भी एम्बेसीज हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, जो सब कॉन्सुलेट होते हैं ऑफिस ऑफ बिल्डिंग, जो काउंसिल्स बैठते हैं यहाँ पर, जैसे आईआरएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, जो फॉरेन सर्विसेज वाले, ये फॉरेन कंट्री बैठे हैं, वो भी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरी कौन देगा? अपन. तो यहाँ पर उनके कॉन्सुलेट्स यहीं पर ही रहेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. ये क्वेश्चंस तो अभी करेगा बैठ के पीछे. ये मेरा मेरा काम अभी थ्योरी करवाना है. तूने बैठ के संदीप बैठ के सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी. हाँ हाँ. नॉर्मल रेसिडेंट्स वो होते हैं
who resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. Normal residents are individuals and institutions both. इसका मतलब क्या है? Resident lives or is located within the domestic territory and the resident carries out the basic economic territories also. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर? लाइक फॉर एग्जांपल, तू गई वियतनाम 4 महीने की ट्रिप के लिए, इसका मतलब यू आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो यू आर द रेसिडेंट ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, नॉट वियतनाम, भले तुम वहां पे रह रही है। या कोई फॉरेन स्टाफ और एम्बेसीज में लोग काम करने आते हैं, ऑफिशियल्स काम करने आते हैं, डिप्लोमेट्स काम करने आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट इंक्लूडेड। यस, नेक्स्ट आ जा, क्रू मेंबर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, ये जिनका स्टे लेस देन 1 ईयर होता है, ये सब भी इसी के अंदर ही होते हैं। फिर आज आपके पास सिटीजन और रेसिडेंट शिप में फर्क क्या होता है? सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, यू हैव बिकम द सिटीजन। जैसे पाकिस्तान से सिंगर आया था, नाम था अदनान सामी, बन गया यहाँ का वो, पढ़ना। उसके बाद है रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप होता है जो सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, जैसे वासु गया कनाडा काम करने, 4 साल के बाद वापस आ गया, ही इज नॉट अ रेसिडेंट, ये सिर्फ वहां पे, सॉरी ही इज नॉट अ सिटीजन, ही इज अ रेसिडेंट, वापस आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गई? अब आता है मेरे पास फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये है मेरी फैक्टर इनकम, जो उससे बदले में पैसा आया। और ट्रांसफर इनकम क्या हो गई? जो बुढ़े लोगों को पेंशन मिलती है। अब बड्डे बुढ़े को थोड़ा ना बोलते हैं नाच के दिखाओ, ठीक है, विडो को पेंशन मिली, उनको थोड़ा ना बोलते हैं कुछ करके दिखाओ, नहीं भाई, उनको दे रहे हैं, दैट इज फॉर वेलफेयर। ये वन साइडेड प्यार है ट्रांसफर, ये 2 साइडेड है, एक हाथ दे एक हाथ दे। लेबर हूं मैं, काम दे, ए मैं तेरे साथ, तेरे वास्ते नाची रे, फैक्टर इनकम। बिकॉज आप नाची, आपके लिए वो, मैं भी नाचा, मेरे को भी दे। फैक्टर इनकम हो गई है, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या हो गई कि वो ऐसी नाच रही थी रास्ते में, वो लड़की नाच रही है, हमने कहा ले ले यार तू, वन साइड। कोई गिटार बजा रहा है, जो भी मैं कहना चाहूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों फर्क? ट्रांसफर फैक्टर इनकम, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ट्रांसफर इनकम इज नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये अर्निंग है, ये रिसिप्ट है, ये सिर्फ आता है, ये देता है, ये लेता है, पर ये तो सिर्फ लेता है, देता नहीं। मतलब आप जैसे मर्जी समझो, इट इज रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। समझ में आ गई? एग्जाम्पल्स है नीचे आपके पास। नेक्स्ट आज आपके पास टाइप्स ऑफ गुड्स। ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये फॉग का परफ्यूम है आपके पास, ये मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉग का परफ्यूम है आपके पास, ये फॉग का परफ्यूम आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मैंने क्या करा, इसको यूज करा, ये फॉग का परफ्यूम, ये मेरा लिए फाइनल गुड्स है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको डब्बे में डाला और अपनी दुकान पे जाके रख दिया, शाम तक ये बिक गया। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। फैक्ट फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे मिल्क हाउस होल्ड ने किया, ठीक है, मशीन, मशीन जो परचेज करी वो भी आपका, इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है ना, वो फाइनल गुड्स के अंदर आती है। ये मत सोचियो कि सर आपने मशीन तो कुछ और बनाने के लिए यूज कर रहे हो, नहीं, मशीन जो भी लोगे आप, वो हमेशा आपका फाइनल गुड्स, अनटिल अनलेस आपका काम मशीन का ना हो, वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स पे करते हैं उसको कंजम्पशन कहते हैं। सुबह सुबह 2 लीटर दूध आ रहा है, कंजम्पशन है, ठीक है। बंदा दिन में 10 सिगरेट पी रहा है, कंजम्पशन है, ये सब कंजम्पशन गुड्स है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अरे भाई आपने एक मशीन बनाई है, मैंने एक टीवी लिया, ये मेरा क्या है? फाइनल गुड्स है। क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है ये। नहीं, यही तो मैं तो समझाने, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट कभी नहीं होगा। पर इसके बीच में मैं ये जो पेन यूज कर रहा हूं, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये हर साल में चेंज करता हूं। जैसे ये तार है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये हर साल चेंज होती है, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है। नहीं 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 नहीं, सोफा तो कंजम्पशन के लिए है, सोफा थोड़ा ना बेचती है तू।
ना 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 ना, फिर समझे नहीं आप। मैडम आप एक दुकानदार हो, आप फिर से समझ लो, ये दुकानदार हो आप। आपका काम है वो जो नहीं होते प्रिंटिंग वाले मग्स बनाने का, आप उसकी मशीन लेकर आई, वो आपके लिए क्या गुड्स है? वो फाइनल गुड्स है। अब जो आपने बनाया किसी की फोटो, ये आपके लिए जो मग आपने खाली मग रखे हुए हैं, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि आप इसमें बनाएंगे। और एक आपने भी दिया, आपने क्या करा, आपने मुझे दिया वो गुड्स बनाकर, मेरे लिए क्या हो गया वो फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स विच आर यूज इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। पर ये जो टीवी है मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मेरा फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट नहीं। इसके बाद ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? एनएनपी एट एफसी। क्या बोलते हैं नेशनल इनकम को? एनएनपी एट एफसी। क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि मैं इसको और यूज करूंगा आगे, मैं इसमें करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीवी का आईसी लेकर आया पीछे से, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं सिर्फ सर्किट लेकर आया, मैंने आगे इसको असेंबल करा, तो ये क्या है मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ जी, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। मैं ये सब असेंबल करके आगे बेच दिया, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। सो इट रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे अब तू, तेरी मिठाई की दुकान है, तो दूध लेकर आया किसके लिए? बर्फी बनाने के लिए। तो ये रसमलाई, बर्फी, जो मर्जी, रसगुल्ले, जो बनाना चाहता है। चीनी लेकर आया, क्या खुद थोड़ा ना खाएगा चीनी, डालेगा। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है? दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नेवर, दे आर नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हेंस ये रहा आपका दोनों का डिफरेंस, प्लीज पढ़ लीजिए। अब आते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं। एक हो गया मेरा कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, जैसे आपका ब्रेड है, बटर है, शर्ट्स है, पेन है, टीवी है। कंजम्पशन गुड्स भी और प्रकार के होते हैं, जैसे ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ अच्छी होती है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, गाड़ी। सेमी ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जैसे क्लोथ्स है, शूज है, ये टाइम के फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स है जो सिर्फ पिल्फर मतलब पिल्फरेज खत्म हो जाती है इनकी, मतलब ये आपको अभी के अभी यूज करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आते हैं आपके सर्विसेज, ये नॉन मटेरियल गुड्स, वन टाइम यूज। हाँ जी, ये आपके डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं सर्विस वांट्स, ये कौन से सर्विसेज। फिर आते हैं मेरे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके हेल्प करते हैं और प्रोडक्शन में, अदर गुड्स में। तो ये तो फिर इंटरमीडिएट गुड्स में आना चाहिए। कैपिटल गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी चलती है, ये इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। अगर कोई भी मशीनरी होगी तो ये फाइनल गुड्स होगी, बट अगर कोई फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो ये क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सो कैपिटल गुड्स यहाँ पर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, आपके नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लिखा हुआ है ना बॉक्स पे क्वेश्चन, ये पक्का क्वेश्चन आएगा। ये प्लीज पेज नंबर कौन सा है? 2.9। ये यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस पढ़ लीजिए भाई जी। Those goods which satisfy the human wants directly, they are known as consumption goods, and those goods who satisfy indirectly, that is known as indifferent goods. उसके बाद they do not promote production capacity. Capital goods they help in raising capacity. उसके बाद they do not promote production capacity. Capital goods they help in raising production capacity. इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ ड्यूरेबल गुड्स को छोड़कर बाकी सबकी लिमिटेड होती है, बाकी इसकी तो बहुत ज्यादा होती है। सर ये मेरा चैप्टर नंबर 2 यहां तक पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद मेरे पास बेसिक बेसिक से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएंगे, इसको मैं चैप्टर 3 का पार्ट मानता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद डेप्रिसिएशन का पार्ट। पहले मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक। आप अपने नया पैसों से पैसा बनाने की बात करते हो, जिसमें होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्रीज। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जी बड़ा होता है और एन छोटा होता है। तो आपके पास जब भी फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी दिया हो और आपको एनडीपी एमपी दिया हो और आपको जीडीपी एमपी निकालना हो, जो चीज निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर। Fall in the value of assets due to wear and tear is known as depreciation. यहाँ पर आपके पास जो होता है टाइम की वजह से या आपकी टेक्नोलॉजी, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। सिंपल सी बात है, तूने थंडर बाइक ली, अब बाइक की वैल्यू कम होती जा रही है विद द स्पैन ऑफ टाइम, या नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी ही नहीं। इसके बाद मेरे साथ होते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपके तीन रीजंस की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड लास्ट में है ऑब्सोलेसेंस। पैसेज में नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं कंटिन्यूस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पैसेज ऑफ टाइम होता है कि इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस, आपके पास कहीं ना कहीं पैसेज ऑफ टाइम से प्रॉब्लम्स चलती है। एंड लास्ट में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये है हमारा सारा का सारा सिस्टम डेप्रिसिएशन का। हाँ जी बताइए। नहीं चाहिए मैम कुछ, थैंक यू। यहाँ पर आपके पास अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है, जैसे अर्थक्वेक या कोई थेफ्ट या कोई आपके पास नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके इसके अंदर ही आती हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ हम मूव करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होते हैं, वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है सेल ऑफ गुड्स, लिकर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गए, ये सब इसके अंदर ही आता है। सब्सिडीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस, सॉरी, ये गवर्नमेंट देते हैं टू प्रोड्यूस इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। सब्सिडी, नेक्स्ट सब्सिडीज वो गई ना यार, जो आंटियों को एलपीजी पे देते हैं, ये ट्रांसफर, वही ट्रांसफर पेमेंट हो गई ना। सब्सिडीज आर नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए सब्सिडीज हमेशा माइनस होता है। सब्सिडीज आर नेवर इंक्लूडेड। अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। आपको सिर्फ मैडम फॉर्मूलेज याद रखने, आपको क्वेश्चंस आपके कोई नहीं आएंगे, बस आपके फॉर्मूलेज आ सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट इज द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट वो होता है कि आपके पास छोटे छोटे अमाउंट्स में आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है वेयर इट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो आपके पास ये आपकी चीजें होगी। नेट, इसके बाद आता है मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये आपके पास चलता है एनएफआईए। NFIA means factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad. Factor income earned from abroad is the income earned by the normal residents in the form of wages, in the form of salaries, in the form of rent, load or receipt. Factor income to abroad is the factor income paid to the normal residents of other countries. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल निग्गा यहाँ पे काम करने आया हुआ है, मतलब अफ्रीकन, तो क्या हो गया? बाहर नहीं बोला जाता, ऐसे बाहर बोला कि बाहर ही काम नहीं दे सकते आप गोरे हो। मैं ब्राउन हूँ, मैं कहाँ गोरा हूँ? ये देखो, हाँ नहीं, तो हम इसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हम क्या कालू बोले? कालू इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, निगा इज, यू नो, दे हैव अ क्लास, यू नो।
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो यहाँ पर हमारे पास होते हैं, इट इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई। एनएफआई पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव जब इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड। नेगेटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन द इनकम पेड टू अब्रॉड। और जीरो कब होगा? जब अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू पेड टू अब्रॉड होता है। एनएफआई के अंदर तीन चीजें आती हैं बेटे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और लास्ट आता है मेरे पास नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम इज रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट वर्कर्स लिविंग अब्रॉड, ठीक है, जो एक साल से कम पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके आते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव बाय द रेसिडेंट्स, और लास्ट में आपके पास होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज द रिजर्व। एनएफआईए हमेशा ध्यान रखना जीरो होगी, ये 1 मार्कर के क्वेश्चन है, वो पूछेगा आपके पास एनएफआईए क्या होगी, एनएफआईए जीरो होगी। कब होगी जीरो? क्लोज इकोनॉमी पे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 पूरा करवा दिया, एक बार ही देख लीजिए। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने बनाए हैं, जीडीपीएमपी क्या बोलते हैं? जीडीपीएमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस करे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो कहते हैं ना, बार बार आपने सुना होगा वर्ड जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। सर वो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है चीजों की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट अभी मैंने बताया, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसपे आपका प्रोडक्ट बनता है। सो इट इज द मनी वैल्यू। वो क्या था? मार्केट वैल्यू। अगर 2 रुपए का प्रोडक्ट 4 रुपए का है तो ऊपर आएगा, अगर वो 2 रुपए का प्रोडक्ट है तो नीचे आएगा, क्योंकि दैट इज द मनी वैल्यू जिसमें आपने काम करा है। अब जीडीपीएफसी से जीडीपीएमपी से जीडीपीएफसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। क्या करेंगे? एनआईटी माइनस करेंगे। एनडीपीएमपी इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस करा है विद इन अ पर्टिकुलर 1 ईयर। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। हाँ जी, मैं तो रात को जाऊंगा, क्या हुआ? 8:30 बजे, 8:30 बजे आऊंगा। तो आपको पैसे चाहिए क्या टायर के लिए? ठीक। अच्छा कर लिए, रात को करते हैं फिर बात। अरे बढ़िया। सो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? इट इज द नेट मार्केट वैल्यू जो आपने प्रोड्यूस करा है। तो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आपके पास जो एक्चुअल में नेट वैल्यू है जो आपने प्रोड्यूस करने, दैट इज नोन एज एनडीपीएमपी। एनडीपी एट एफसी क्या होता है? इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम इज, हाँ, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं एनडीपीएफसी को। डोमेस्टिक इनकम इज जब आपके पास नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देख, जीडीपी जीडीपी निकालनी है, एमपी, वो हो गया तेरा मार्केट वैल्यू। और जब भी कोई भी चीज एफसी में निकलेगी तो क्या हो जाएगा? मनी वैल्यू। ठीक है, ये आपको आते हैं कन्वर्जन, वो आपके किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जीएनपीएमपी, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस। इतना क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो तेरे कन्वर्जन और दूसरा तेरे को इनकी डेफिनेशन बेसिक सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा तेरा कोई काम नहीं है इसका। न्यूमेरिकल्स तो 4th चैप्टर, 3rd का कोई मतलब नहीं है। जीएनपीएफसी ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस करी। लास्ट एनएनपीएमपी, एनएनपीएमपी मार्केट वैल्यू होता है जो आपने बनाई है, पर हमें हमेशा जो कॉस्ट के थ्रू ही मनी वैल्यू को ही कैलकुलेट करना पड़ता है। आपके पास एक्चुअल में कितना मनी वैल्यू है चीजों का, दैट इज नोन एज योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बाद ये आपका क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, प्लीज रीड कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम? तब जब फोर्थ चैप्टर की आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें फॉर्मूलेस भी आएंगे ना, वो कंसेप्ट ना, हाँ ये बिल्कुल। वही वैल्यू एड मेथड। यस यस यस। और इसने तो सारे बैठ के कल कर लिए थे, मेरे सामने 4 घंटे बैठा था ये।
कल ऑनलाइन बिठा दिया था इसको, 4 घंटे में इसने सारे कल क्वेश्चन। तो नहीं आ पाएगी आज मैथ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो तू बैठ के तेरे को आज बाकी करने हैं न्यूमेरिकल्स, तू कल का दिन करेगा शाम को 6 से 10 के बीच। इसलिए कल तेरे को अपना पूरा कोर्स 6 बजे तक खत्म करना है किसी भी हालत में, क्योंकि तेरे को न्यूमेरिकल्स एक बार प्रैक्टिस करनी है जाने से पहले। अगर वो नहीं हुआ तो मर जाएंगे, क्योंकि पर आएंगे सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स, उससे ऊपर नहीं। ये बता, चैप्टर ये एक तो गवर्नमेंट बजट का आएगा, एक आएगा नेशनल इनकम का, एक ही, और बस। 3 मार्क या 5 मार्क? ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल के मूड पे, पर आएंगे सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स। हो गया चैप्टर? तो यही मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ना ब्रेकफास्ट करा लंच करा। कितनी देर में आएगा? मैं क्लास के बाद आता नहीं, मुझे तो 1 घंटे के अंदर चाहिए, क्योंकि मुझे तेरे को 7:30 से पहले चैप्टर कंप्लीट कराना है। पर आज ही बुक छोड़ के जाइए पर, हूँ। और वो भी छोड़ के जा सब। तो फिर जब 7:30 घंटे निकलो तो मैं यही को पढ़ते। वो मैं तेरे को पूरा प्लान बना के दूंगा आज का, तेरे हर चीज का टारगेट दूंगा मैं तेरे को। तो नहीं नहीं तो खत्म कर दूंगा। कोशिश करेंगे। लाइट बंद कर दे। हाँ तो, नहीं पड़ेगा। हाँ तो 10-15 रुपए है या पैसे दो, तो जाके कुछ खा के आ जा नीचे से। आईडी की वीडियो डाल रखी ना आपने? आईडी तो एमजी। तो तेरे आज तो तू घर जाके बेटा सो ही गया, तेरा बहुत जबरदस्त दिन हो गया। ये मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ ऐसे। और बहुत 3-4 घंटे हो जाता है, 4 घंटे बाद तो कितना चलेगा? नहीं, या थोड़ी सी टाइम की खा लो, थोड़ी सी टाइम की खा लो। आज का दिन चल जाएगा। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम। वन इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड, एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड इज द एडिशन टू द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। सुन रहे हैं? तो हमारे पास कोई भी एडिशन होती है आपकी रॉ मटेरियल पे, दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। आपके पास एक फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वीओ माइनस आईसी, या जी वीए इज इक्वल टू जीवीएमपी इज इक्वल टू वीओ माइनस आईसी। और जीवीए क्या होता है? जीडीपी एमपी। ये बात तो जानता है। वीओ क्या होता है? वीओ इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वीओ क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसके बाद चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ये पूरे नोट्स मिलेंगे तेरे को, ये पूरे नोट्स दूंगा। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सुन रहे हैं? अब सबसे पहले हम स्टेप्स कैसे करते हैं इसका सुन ले। सबसे पहले तो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। ये 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटरप्राइजेस। उसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? वही जीवीएमपी को प्लस करके। जीडीपी एमपी से हम एनएनपीएफसी की तरफ मूव करते हैं। ये मेरा स्टेप है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी। अब सर हाँ, ये स्टेप्स खुद से भी लिख सकते हो। एक बार मैं बोलूंगा स्टेप्स पढ़ ले, और उसके बाद हम चलेंगे इनकम मेथड पे। प्लीज एक बार प्रिकॉशंस तक पढ़ो। हमारे पास इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर 3 चीजें होती हैं। जो भी आपके पास वेजेस एंड सैलरीज है कैश में, यहाँ पे सारी के सारे बेनिफिट्स जैसे वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, बोनस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, कमीशन हो गया। उसके बाद वेजेस इन काइंड, यहाँ पर सारे के सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे रेंट हो गया, रेंट फ्री होम हो गए, आपका फ्री कार हो गई, फ्री मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड के अंदर। फिर आता है आपके पास एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर वेलफेयर। ये सारे के सारी चीजें आपकी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है। तो फिर 3 चीजें क्या क्या है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड,
प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉय। फिर आता है आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, 4 चीजों से बनता है। प्रॉफिट का क्या होता है? सब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अब प्रॉफिट के अंदर चलते हैं। प्रॉफिट के अंदर होते हैं 3 चीजें, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड। प्लस कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द एंटरप्राइज। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज केप्ट एज रिजर्व्स, जो आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है। लास्ट में मेरे पास क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड इट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, जो लास्ट में मेरे पास पैसा बचता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हमारे पास मेन जो फॉर्मूला इनकम मेथड में आता है वो होता है एनडीपी एट एफसी, इसके अंदर आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एम। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास है। ठीक, तो मैं 5 बजे भेज देता हूँ। 10 मिनट। ओके, ठीक है। प्रथम, प्लस मिक्स्ड इनकम, compensation of employees, compensation in kind cash, compensation in kind plus employers contribution। कंपनसेशन इन काइंड में क्या क्या आता है? कंपनसेशन इन काइंड में होता है कि जो फ्री में गाड़ियां वगैरह देते हैं, ये सब जो मेडिकल फैसिलिटीज पेंशन देते हैं। आती पेंशन तो सर अलग चीज हो गई, है, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आता है। वो लड़के को बुलाइए, प्रथम को। प्रथम, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आता है आपका मिक्स्ड इनकम। तो बुला रहे हैं घर पे, वो दादी को कहीं जाना है। ये वाली ले जा रहा हूँ, ये वाली ले जा रहा हूँ। हाँ, इसमें ठीक है। वो वाली वो ये वाली किताब जो है ना, उसको मैसेज कर। Steps कैसे होते हैं? इसके स्टेप्स ऐसे होते हैं कि सबसे पहले एनडीपीएफसी निकाला, उसके बाद एनएफसी में एनएफआई ऐड कर दी। अब एक बार इनकम मेथड प्लीज रीड कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड में। यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, यहाँ पे भी जीडीपी एमपी निकलता है। इसका होता है फॉर्मूला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपके पास फिक्स दिया हुआ है तो आपको चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा। और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये आपके पास होता है पीएफसी यानी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आपके पास एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। जीएफसी इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी सीओई यानी इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद आपके पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर आपके पास चेंज इन स्टॉक भी आते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको लिखना। जीडीसीएफ इज इक्वल टू ग्रॉस में आप बोलो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहे हैं, तब क्या करना है? नेट से डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। क्या डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा इन स्टॉक के साथ? चेंज इन स्टॉक के साथ। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो अच्छा, नेट अन्य नेट डोमेस्टिक देगा तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है। बस उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करना है। लास्ट है मेरे पास नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आपके पास जो जो आपका बाहर सामान गया, इंपोर्ट्स जो आपका सामान घर पे आया। क्लासिफिकेशन ये आपके पास हो गई पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीए प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। डन। ये सब हाँ बाद में, अभी नहीं। ठीक है, डन है जी। अब सर इसके बाद आता है सबसे गंदा पार्ट। अब एक एक करके टॉपिक जो इसके बाद वाले, पहले हम कर रहे हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला कल कल के पेपर में एक एमसीक्यू ले लो इसका। परसों परसों के पेपर में इसका एमसीक्यू कंफर्म है तुम्हारा। रियल जीडीपी व्हेन द जीडीपी इज मेजर्ड बाय द बेस प्राइसेस, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। व्हेन द जीडीपी इज मेजर्ड एट द करंट ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर रियल जीडीपी, ये इस पे कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। इसमें नॉमिनल जीडीपी पे इन्फ्लेशन का एडजस्ट इफेक्ट होता है। रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है। क्वेश्चन आता है कि क्यों है ट्रू इंडिकेटर? इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर क्योंकि रियल प्राइस देखता है ना रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला दिखाओ, अपनी बुक दिखाओ।
रियल जीडीपी की आपके पास ये किताब है, आप सुनिए। रियल जीडीपी के क्वेश्चंस आपको करना है सर जी। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये एक क्वेश्चन हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी इनटू 100, सर अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको रियल जीडीपी 500 दिया हुआ है, रियल जीडीपी क्वेश्चन कर लेते हैं, रियल जीडीपी आपको 500 दिया हुआ है भाई जी, और आपको प्राइस इंडेक्स 125 करोड़ दिए हुए हैं, तो आप बताइए नॉमिनल जीडीपी क्या होगा। 500 इज इक्वल टू नॉमिनल, कैलकुलेट कर 625। 625 हाँ। ठीक है भाई जी। अब एक और क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जो ये प्राइस इंडेक्स था ना यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके वैल्यू सर वो डिफ्लेटर बन जाता है। ठीक है, डन हो जाएगा पक्का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म है। जीडीपी डिक्टेटर में कुछ है सेपरेट पार्ट्स? नहीं, कुछ पार्ट्स नहीं है उसका। जीडीपी डिफ्लेटर के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी में आएगा, जीडीपी और वेलफेयर। अब यहाँ अब इसका क्वेश्चन है ऐसे ऐसे बनेगा, देख क्वेश्चन क्या बनेगा। GDP is an index of the welfare of the people, and welfare is the well-being of the people. Are you sure that GDP is always taken as a welfare? Substantiate. No, because it has got certain limitations. ये रे भाई जी कहता है एनपी डिफ्लेटर जीएनपी डिफ्लेटर। हाँ, जीएनपी, जीडीपी की जगह जीएनपी जब आ जाए वो जीएनपी डिफ्लेटर बन जाता है। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, बस उसमें नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी दिया होता है। अब एक क्वेश्चन आता है जो तेरे स्कूल वाले कर देंगे, थोड़े हरामी टाइप्स के, वो उसमें एनएफआई ऐड करना पड़ेगा तेरे को जीडीपी में। देखो रियल जीडीपी दे देंगे और साथ में एक एनएफआई दे देंगे। अब बता, वो बोलेंगे कि निकाल बेटा रियल जीएनपी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं देखो क्वेश्चन बदलता हूँ जीएनपी डिफ्लेटर का। तेरे स्कूल वाले कहते हैं जीएनपी डिफ्लेटर निकालना है, और फॉर्मूला क्या होता है, ये आ जाएगा तेरा नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100। तेरे को रियल जीडीपी दिया हुआ है 100 और तेरे को डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 100, तो तेरा रियल जीएनपी कितना हो जाएगा, सॉरी एनएफआई दिया हुआ है 100, तो तेरा रियल जीएनपी कितना हो जाएगा 200। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है। समझ में आ गई। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within the domestic territory. GDP is an index welfare. Welfare means well-being of the people. यहाँ पे पर हेड के ऊपर होता है, तो हायर जीडीपी इज टेकन एज अ हायर वेलफेयर। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस क्या है, इट इज पॉसिबल दैट विद द राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज आल्सो हैपन। अदानी और अंबानी कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो और हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा गरीबी भी है। हमारे यहाँ पे जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इनइक्वालिटीज, सो वेलफेयर इज नॉट राइजिंग। आपके पास आते हैं कॉम्पोजिशन, हायर जीडीपी हायर वेलफेयर, हायर जीडीपी हायर वेलफेयर, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स डज नॉट लीड टू द इंक्रीज इन द वेलफेयर। अब तो देखना वॉर चल रही है, जहां पे यूक्रेन की जीडीपी तो बढ़ रही है पर कोई फायदा हो रहा है, तेरे वहां पे उसकी जीडीपी बढ़ रही है, कोई फायदा हो रहा है, अरे मर रहे हैं लोग। बार्टर सिस्टम, नॉन मॉनिटरी। वेलफेयर बड़े जीडीपी ना बढ़े। हाँ तो नहीं, जीडीपी बढ़े वेलफेयर ना बढ़े, वो ये तो कहना चाहता है। वेलफेयर बड़े पर जीडीपी ना बढ़े। हाँ ये भी हो सकता है, ये इंडिया में होता था पहले, लोगों का वेलफेयर भी काम करते थे, जीडीपी पे बढ़ता नहीं। 1981 से पहले आज लिबरलाइजेशन नहीं पड़ा था। बार्टर सिस्टम, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर क्वाइट पॉपुलर इन रूरल एरियाज, जहाँ पे पेमेंट्स आर मेड इन काइंड बट सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, externalities, very important question. It refers to the harms of the any activity caused by the firm which they are not paid or modified. क्या लेकर जाऊं,
हाँ हाँ, ये पर है ना। हाँ तो एक छोड़ के आ जाना, 10 मिनट बैठ जा। हाँ 10 मिनट बैठ, वहीं पे छोड़ के आ जाइए। तो activities which results in the benefits are termed as positive externalities. Use of public cars, yeah, use of public parks for the pleasure, for which no payments are being made by the public. इससे वेलफेयर होता है ना। अरे भाई नोएडा में देखना कितनी सारी ग्रीनरी है, वहां पे वो वेलफेयर हो रहा है, वैसे एक्सटर्नैलिटीज ही बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक्टिविटीज जो आपके हार्म करे, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके पास आता है सर, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये आपने पढ़ना है। और सर एक क्वेश्चन आपका आता है डेप्रिसिएशन कैसे मेजर करते हैं। ये दो चीजें अब आप पढ़ोगे, उसके बाद खत्म है ये। थैंक यू। क्या फिर क्या करेंगे?